हाँ, हेडिंग डालिए। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ, नोट्स अच्छे से बनाना। प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक्चुअली देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसको कैसे भी समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं 2 लेक्चर में, ठीक है। तो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर चीज नोट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आता है, ठीक है। एक सेकंड क्लास, थोड़ा थैंक यू। तो रेट लॉ, अगर रिएक्शन N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ। हाँ, आप यहाँ लिख लेंगे दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ। तो -1 बाय N1 dA by dt -1 बाय N2 dB by dt। ये माइनस साइन का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो मैंने लिखा -1 बाय -dA by dt का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना, आप पूरा लिख लेना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी प्लस डीसी बाई डी टी क्या हो जाएगा? अपीयरेंस ऑफ सी एंड अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा? अगर हम यहां से बात करें व्हाट विल बी द यूनिट, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोल। आप समझ सकते हैं यहां से, ये डीए ये क्या है? मैंने इसलिए बोला स्क्वायर ब्रैकेट में रखने का जरूरत है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर, मोलैरिटी बेसिकली। तो मोल पर लीटर हो गया, और नीचे क्या आ रहा है? टाइम का मतलब क्या हो गया? सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, कभी कभी इस चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है, बट ज्यादातर इजी आएगा। एक चीज यहाँ पे मैं नया सिखाना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा, कि ज्यादातर आप कोशिश करो रेट ऑफ रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखने का। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू RA बाई N1 इक्वल टू RB बाई N2 इक्वल टू RC बाई N3 इक्वल टू RD बाई N4। तो ये ज्यादा बेटर भी होगा, आपको बार बार माइनस के फॉर्म में सब दिखेगा नहीं। वेयर RA, RB, RC, RD क्या है? RA इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A, इन टर्म्स ऑफ B, इन टर्म्स ऑफ C, इन टर्म्स ऑफ D। जैसे अगर आपसे मैं यहाँ से पूछूं व्हाट इज RA, तो RA इज माइनस DA बाई dt, RB क्या है? माइनस DB बाई dt, RC क्या है? प्लस DC बाई dt, और RD क्या है? प्लस, क्योंकि हमें क्या होता है, कोफिशिएंट लिखने का हैबिट बहुत बार छूट जाता है जल्दी में, ठीक है, माइनस DA बाई dt बोल देते हैं। तो अगर आप ये हैबिट रखोगे तो कोफिशिएंट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गैसेस के लिए, ध्यान देना। फॉर गैसेस के लिए अगर हम बात करें, फॉर गैसेस के लिए क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी होता है। पीवी इक्वल्स टू अगर एनआरटी होता है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी बाई वी, और यहां से अगर आप देखें एन बाई वी को हम लोग सी लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू सी आर टी, बहुत बार हमने ये पढ़ा है। और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन आर टी। सी क्या हो जाएगा? पी अपॉन आर टी। अब हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, 2 मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा? माइनस डी ए बाई डी टी, एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या लिखा था? -1 बाई N1 dA बाई dt इक्वल टू -1 बाई N2 dB बाई dt। प्लीज आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू +1 बाई N3 dC बाई dt इज इक्वल टू +1 बाई N4 dd बाई dt, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम लोग प्रेशर के टर्म में लिखें,
तो क्या हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा -1/n1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या लिख सकते हो आप, देखो PA/RT है ना, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे डी PA/RT अपॉन DT इज इक्वल टू -1/n2 डी PB/RT अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस, ये सब ब्रैकेट में रख लोगे तो भी चलेगा, प्लस 1/n3 DPC अपॉन RT/DT इज इक्वल टू प्लस 1/n4 PDRT/DT। ये आ रहा है ना PDRT/DT। एक मिनट इसको वापस ले लिया थोड़ा, प्लस 1/n4 D PD अपॉन RT/DT। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा यूनिट का ध्यान देना है हम लोग को। यूनिट का क्या ध्यान देना है कि अब जो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे थे बेसिकली उसको आप मोल पर लीटर में लिखे थे, जो मैंने यहाँ पे यूनिट दिया था, ये वाला यूनिट देखो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं इसको प्रेशर के टर्म में लिख रहा हूँ, तो प्रेशर के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो मान लो इधर से जो RT का टर्म है अगर हम इधर लेके आ गए ये 1/RT, तो ये क्या हो जाएगा RT इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/n1 D PA/DT is equal to -1/n2 D PB/DT is equal to 1/n3 D PC/DT is equal to 1/n4 D PD/DT। ठीक है, अब यूनिट में क्या चेंजेस आएगा बताओ। देखो R का यूनिट क्या होता है, R का यूनिट होता है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो। R का यूनिट होता है, R का यूनिट होगा ATM लीटर पर मोल, ATM लीटर पर मोल केल्विन, यही होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या था, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो देखो मोल गया यहाँ से, केल्विन गया, सॉरी केल्विन बोलो, ATM लीटर, लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ से ये लीटर और ये लीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या, यहाँ से जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, टेम्परेचर भी जाएगा, ये T है ही, ये टेम्परेचर देखो इसका यूनिट T और ये केल्विन इनवर्स गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसका यूनिट बचेगा ATM पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप रेट ऑफ रिएक्शन जब आप कंसंट्रेशन में लिख रहे थे डायरेक्ट यूनिट पूछता है कभी कभी, तो यहाँ से यूनिट क्या गया ATM पर सेकंड, काफी टाइम लगता है सॉल्व करने में, इसलिए मैं एक शॉर्टकट ही बना दी आपको कि रट लेना 1/n1, इसको आप पूरा एज इट इज कॉपी कर सकते हैं यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन को, ये सेम चीज आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप ATM के टर्म में लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है, जो लोग कॉपी नहीं किए इधर कॉपी करो। रिएक्शन है N2 + 3H2, सब गैस है, गिव्स 2 अमोनिया, ओके। क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ H2 डिक्रीजेस फ्रॉम 2 atm to 1.2 atm at temperature equal to 27 degree Celsius in 20 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट है ना, कैलकुलेट, फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इन ATM पर सेकेंड, सेकेंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of N2 in ATM per second,
और थर्ड है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगेन ये प्रीवियस ईयर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको टाइम दे रहे हैं 2 मिनट, जल्दी से सॉल्व करो। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोगों ने आंसर भेजा है, देख लेना सही गलत क्या है आपका। सबसे पहले बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन इन ATM पर सेकेंड। तो अगर हम लोग मान लो किसी भी एक के टर्म में निकाल दें, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं H2, क्यों H2 का डेटा गिवन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा, -1/3, ध्यान दीजिएगा, -1/3 dPH2 अपॉन dt लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से वैल्यूज रख दें, तो 1/3 इंटू 0.8 इंटू 0.8 बाई कितना हो जाएगा dt, 20 सेकेंड बोला है। 0.8 क्यों, चेंज इन प्रेशर विद टाइम, 2 ATM से 1.2, तो 0.8 ले लिए। चेंज इन प्रेशर है तो डेल वो नेगेटिव होगा, तो ये यहाँ से माइनस साइन भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस है, फाइनल माइनस, तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो ये माइनस हटा दिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4/300, 4/300 मतलब 2 ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 1/75 डायरेक्ट। वन बाई 75 ATM सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इन, देखिए ये जो रिलेशन दिया था मैंने उसके पहले वाले पेज में, जो रिलेशन था ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे बहुत आराम से, जल्दी से आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RN2 अपॉन 1 इज इक्वल टू RH2 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से अपने को आ जाएगा RN2 इज इक्वल टू 4/300, मतलब वही 1/75। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 इन मोल पर लीटर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको मैं इधर कर देता हूं। RN2 इक्वल टू क्या आ गया अपने को 4, मैंने एक्चुअली 4/300 के टर्म में ही सॉल्व किया। RN2 इक्वल टू 4/300 ATM पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -d, इसको हम लोग लिख सकते हैं -d PN2 बाई dt, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, -d, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका N2RT बाई dt, और ये किसके बराबर रख देंगे 4/300, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, ATM सेकेंड इनवर्स, ओके। अब यहाँ से RT वापस लाओगे तो सेम मेथड में यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/300, R का वैल्यू क्या जाएगा 0.08 इंटू टेम्परेचर, क्वेश्चन में क्या दिया है 300, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/1800 पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देख लीजिए सबका आंसर अगर सही आया है तो वेरी गुड, नहीं आया है तो क्रॉस चेक कर। एक इस प्रोडक्ट बोला द रेट may be expressed in
as the rate may be expressed as minus dpa by dt is equal to k1 pa raised to power x and minus 1 by v d, एक सेकंड, ये दे दिया आपको, और n बाई, अच्छा ठीक है चलो उसको एक मिनट, माइनस 1 बाई वी डी एन ए बाई डी टी, ओके ठीक है, माइनस 1 बाई वी डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टू सी ए रेज टू पावर एन। ठीक है, अब बोला है आपको फाइंड द करेक्ट रिलेशन k1 इक्वल टू k2, सेकंड k2 इक्वल टू k1 RT पावर n, थर्ड ऑप्शन k2 इक्वल टू k1 RT पावर 1 माइनस n, एंड फोर्थ k2 इज इक्वल टू k RT पावर n माइनस n-1। फटाफट आप इसको मेरे को जल्दी से आंसर बताइए। फ्रॉम -1 बाई वी डी एन ए बाई डी टी, तो ये वाला टर्म क्या हो गया आपके लिए कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखा, के टू सी एच टू पावर एन, एक्चुअली इसको भी एन ही कर लेना है ना, एन। अब यहाँ से देखो, अब क्या करना है आपको, दोनों के बीच रिलेशन निकालना, तो आप देख सकते हो दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो किसी को भी किसी में एक्सप्रेस कर दो, चाहे या तो आप प्रेशर को कंसंट्रेशन में या कंसंट्रेशन को प्रेशर में। तो क्या ये जो टर्म है डी ए बाई डी टी, ये डी ए बाई डी टी को आप देखिए, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, क्या ये डी ए जो है, तो ये डी को हम लोग सी ए आर टी लिख सकते हैं ना, अभी प्रीवियस में सी ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आर टी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, बी गलत है, अब अगर हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में, तो ये दिया हुआ है आपको माइनस डी पी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k1 पी ए एन। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इस वाले टर्म को, सॉरी इस वाले टर्म को ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आगे, माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k1 अपॉन आर टी इंटू सी ए, ध्यान देना सी ए आर टी पावर एन, और इसको क्या लिखा जा सकता है, k1 आर टी रेज टू पावर n-1 सी एन। कंपेयर करा दो तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, k2 इक्वल टू k1 RT पावर n-1, डी ऑप्शन सही है। तो अगेन देखो ये प्रेशर और मोल के कन्वर्सन में ही कराए, कुछ नहीं था इसमें, आपने इसको किस रेस्पेक्ट में लिख दिया, इस वाले को विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन लिख दिया, ये किस रिस्पेक्ट में था, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर था, आपने इसको क्या करना है, इसको भी लिख देना है विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन में, दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन में लिख के कंपेयर करा दो तो आपको k1 और k2 का रिलेशन मिल जाएगा, वही किया है मैंने यहाँ पे। इस इक्वेशन में जो मैंने लिखा था माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू k1 पी एन, मैंने इसी को किसके टर्म में चेंज कर दिया अगले इक्वेशन में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, सी ए अपॉन आर टी, तो मैं आर टी को नीचे ले लिया सीधा इस इक्वेशन में, ये ए के जगह पे जो मुझे सी ए आर टी रखना था, तो मैंने क्या लिखा डी सी ए बाई डी टी, और आर टी को नीचे ले आया, तो आर टी कहाँ आ गया, k1 पी ए, ये आर टी नीचे आ गया यहाँ से। पीए के जगह पे क्या रखेंगे, पीए के जगह पे इसको भी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो पीए को तुम क्या लिखोगे, सी ए आर टी रखोगे, वही आर टी इधर नीचे आ गया। तो इस टर्म में इसको सॉल्व किया तो रिलेशन क्या आ गया k2 और k1 का, k2 इक्वल टू k1 आर टी n-1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों का सही आया था आंसर। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा एक और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो रेट क्लियर हो गया हम लोगों को, रेट क्लियर हो गया, रेट क्या होता है, प्लस माइनस डी सी ए बाई डी टी। ठीक है, मान लो एक क्या हो बोले,
तो अब देखो यहाँ से, यहाँ पे अगर हम बात करें रेट इक्वल टू क्या लिखा मैंने, प्लस माइनस डी सी ए बाई डी टी। तो अगर ऐसे लिख रहे हैं किसी का रेट, तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन है स्लोप ऑफ, ये क्वेश्चन नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ। चलो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मान लो है, मान लो कोई रिएक्शन है जिसका रेट मैंने लिखा है डीसी बाई डी, और आपको कंसंट्रेशन और टाइम, ये पूरा सी को आप कंसंट्रेशन लिखना, ठीक है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उससे भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये आपका कंसंट्रेशन है और ये आपका टाइम है, ठीक है। और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपको दे दिया मान लो। उसके बाद यहाँ से आप मान लीजिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें इस तरह से, ठीक है। ये एक थीटा मिल गया आपको, है ना, और आपको दे दिया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, और उसका मान लो ऐसे वैल्यू दे दिया 2। बाकी आपसे थीटा रख के भी सॉल्व करवा सकता है, ओके। और रिएक्शन है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 3b gives 4c, 2a प्लस 3b gives 4c, ओके। अब आपको क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। जल्दी से आंसर बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो आर सी इक्वल टू प्लस डी सी ए बाई डी टी लिखा हमने, इक्वल टू 10 हो गया, और यहाँ से क्या आ गया वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से रिलेशन लगा दो, आर बी बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी बाई 4। तो यहाँ से आप आर बी निकाल दीजिए, आर बी इक्वल टू 3/4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3/2। सही था चिराग का आंसर, तुरंत आ जाएगा। चेक कर लो कहाँ गलती की आप लोग। डीबी अपॉन डी टी के टर्म में क्यों रखेंगे, इसीलिए तो मैं ये रिलेशन दिया ना कि तुरंत तुरंत आंसर ला सकते हैं आप। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। आयुष रॉन्ग था ना, नहीं आया अंशुमन, आरसी क्यों रखा है। मैंने क्वेश्चन में लिखा था ना, अगर हम रेट को प्लस माइनस डी सी ए बाई डी टी देते हैं, और इफ रेट इक्वल टू प्लस माइनस डी सी ए बाई डी टी, स्लोप ऑफ सी टी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इस लाइन को पढ़ो। इफ रेट प्लस माइनस डी सी ए बाई डी टी इज स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, रिएक्शन एट 2a प्लस 3b गिव्स 4c, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b। तो क्योंकि रेट ऑफ सी डी सी ए बाई डी टी स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, और इसका वैल्यू सीधा सीधा 2 गिवन है, तो आपको इसका मतलब आर सी मिल गया ना। और एक सीधा सा बात है, एक और चीज ध्यान लगाना, ये जो ग्राफ बनाया होगा किसका बनाया होगा, आप देखो ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और अगर ग्राफ, हाँ, डीसीए बाई डी टी, अभी ग्राफ किसका है पहले ये भी समझना पड़ेगा आपको। ग्राफ प्रोडक्ट का है, क्योंकि ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है। हाँ, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब भी कोई ग्राफ 0 से चालू हो रहा है मतलब वो प्रोडक्ट का ग्राफ है। मतलब ये तुमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में प्रोडक्ट का ग्राफ बनाया है, सी का, ये जो ग्राफ आया है सी का ही तो दिखा रहे हैं हम। ओके, क्लियर है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इस पे प्रैक्टिस करना, कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ लेना मेरे से।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेट लॉ, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इसको। अब जैसे हम ध्यान देंगे N1A प्लस N2B, N1A प्लस N2B gives products। अब यहां से फंडामेंटल आइडिया हम लोग को हो जाएगा किसका, एलिमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो ये तो सबको पता है कि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं मालूम है, हम उस रिएक्शन को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है तो एलिमेंट्री है, मोर देन वन स्टेप होता है तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। तो अगर हम लोग पहले बात कर लें एलिमेंट्री रिएक्शन, आगे इस सब का जरूरत पड़ेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन सिंगल स्टेप। देख के लेकिन नहीं बता सकते, क्यों, जब तक मैकेनिज्म नहीं पता होगा नहीं बोल सकते। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन मोर देन वन स्टेप, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब मान लो इसी रिएक्शन का हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखे, रेट लॉ का, तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू मान लो हम लोग लिख रहे हैं के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई, वेयर एक्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना सही नहीं है, मैं ऑर्डर ही लिखता हूं सिर्फ, वेयर एक्स इज ऑर्डर with respect to A and Y is order with respect to B। हाँ, x plus y is overall order of reaction है। x और y क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देंगे when reaction is elementary, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो x हमारे लिए n1 के बराबर और y हमारे लिए n2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं, बेसिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब जैसे मान लो मैंने इस तरह से लिखा 2a प्लस बी गिव्स 4c, और हम कह रहे हैं ये एक सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन का मतलब ये है सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो रेट लॉ सब लोग लिख सकते हैं के ए रेज टू पावर 2b। अगर मान लो कोई रिएक्शन है 3a गिव्स, 3a प्लस बी गिव्स c, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिख दोगे, के ए रेज टू पावर, ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3a प्लस बी गिव्स c, रेट लॉ। अब यहाँ मैंने नहीं आइडेंटिफाई किया कि एलिमेंट्री है कि नहीं, तो इसको आपको लिखना होगा के ए रेज टू पावर x बी रेज टू पावर y। इस तरीके से आपको डील करना है। Therefore, कोई अगर तो इन देयरफॉर जनरल फॉर्म, अगर हमको जनरल फॉर्म लिखना हो रेट लॉ का, जनरल फॉर्म ऑफ रेट लॉ, तो जनरल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इक्वल टू हो जाएगा के रिएक्टेंट्स के पावर में n, वेयर के इज क्या, के इज रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, एंड विच डिपेंड्स only upon टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको लिख दें R इक्वल्स टू, आप रेट लिख लीजिएगा, के रिएक्टेंट पावर n। ठीक है,
तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिएक्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल, कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मोल पर लीटर, ठीक है। अब अगर यहां से दोनों को समराइज करके हम के का यूनिट निकालें तो आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 minus n into second inverse. This is again very important, unit of K. Mole per liter 1 minus n per second. For zero order, अगर हम ऑर्डर जीरो बोले तो K n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर जीरो ऑर्डर n इक्वल्स टू जीरो, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और आप इसको मोलैरिटी पर सेकेंड भी कह सकते हो, ये ध्यान कम रहता है इसलिए इस पे ध्यान रखेंगे। अगर n इक्वल टू आप 1 रख दो तो K का यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और ध्यान देंगे मिनट इनवर्स और आवर इनवर्स। अगर n का वैल्यू 2 रख दो तो K का यूनिट हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड, या मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। चले प्रोसीड। कोई लिख रहा हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, जल्दी से कॉपी कर लो, हो जाए तो हैंड्स डाउन कर दो। नेक्स्ट है, नोट करने बोल रहा था मैं, एक पॉइंट नोट में लिखना, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ complex reaction is elementary reaction. Each step of complex reaction is an elementary reaction. Each step of complex reaction is an elementary reaction. So for example, अगर हम बोले 2NO कोई रिएक्शन है, 2NO plus Br2 gives 2NOBr। तो इस रिएक्शन को देख के आप नहीं कह सकते ये एलिमेंट्री की कॉम्प्लेक्स, जब तक इसका मैकेनिज्म नहीं पता हो। तो अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो होता है NO plus Br2 gives 2NOBr बनता है। NO plus Br2 gives NOBr2, इसके लिए आ जाएगा K1, और फिर NOBr2 plus NO gives 2NOBr। तो दिस इज द मैकेनिज्म। मान लो ये K2 है। अब ये स्टेप बहुत फास्ट है, एक स्टेप फास्ट, सारे स्टेप्स में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। लेकिन हाँ, ये रिएक्शन किस टाइप का आपसे पूछा जाए तो ये रिएक्शन है एलिमेंट्री। ये रिएक्शन कैसा पूछा जाए तो ये भी रिएक्शन है एलिमेंट्री। और जो स्टेप स्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर हम आपसे पूछे कि इसका रेट लिख दो तो आप स्लो वाले स्टेप से लिखोगे तो आप लिखोगे K2 NOBr2 NO। ये हो गया आपका रेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब आप इसमें कह सकते हो मॉलिक्यूल, कभी कभी इसको आयन भी कह सकते हैं,
एटम्स भी कह सकते हैं, फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है, विच कोलाइड टुगेदर in an elementary reaction to form product, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब कोई रिएक्शन है एलिमेंट्री, उसमें कितने एटम या मॉलिक्यूल या कितने फ्री रेडिकल हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं N2 + O2 गिव्स 2NO और हमने आपसे पूछा इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो क्या होगा इसका मॉलिक्यूलरिटी, जल्दी बताओ, बता। नॉट डिफाइन। चलिए अभी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ ठीक है ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री है, तब आप कह सकते हो कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम एक और रिएक्शन लिख रहे हैं, 2NO + Br2 gives 2NOBr। तो अगेन देखिए हमें पता नहीं है कि, अब मान लो ये मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स, तो आप इसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। अगर हम इसका मैकेनिज्म लिख दें NO + Br2 gives NOBr2 और फिर ये जो NOBr2 है प्लस NO gives 2NOBr, तब आप जरूर कह सकते हो कि इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 2, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी भी 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे सब लोग, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाँ अगर बैलेंस नहीं दिया तो आपका काम है रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यस। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन each step has its own, each step has its own individual molecularity. For a complex reaction each step has its own molecularity, but there is no meaning of overall molecularity. There is no meaning of overall molecularity. There is no meaning of overall molecularity. And generally molecularity is less than equal to 3. And generally molecularity is less than equal to 3. हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर, नेक्स्ट इज ऑर्डर। सबसे पहले जान लो कि ये जो ऑर्डर है बेसिकली इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, लिख लेंगे आप एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द concentration terms involved
इन्वॉल्व इन रेट लॉ। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A+B गिव्स C, जो भी, तो उसका हम लोग जैसे रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ अगर उसका मान लो बनता है, मतलब रेट इक्वल टू मैंने लिख दिया मान लो के A⁻x B⁻y, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा x+y। ठीक है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें ध्यान रखना ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं A+2B गिव्स C और ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा 3। रेट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा A⁻1 एंड B⁻2 के इधर लिख देते हैं, तो ऑर्डर बन गया ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, बराबर। कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे हम लोग, जैसे मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। ठीक है। ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर कैन बी 0, फ्रैक्शनल with respect to हाँ सर, जस्ट अ सेकंड, आइए। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, ऑर्डर कैन बी 0 फ्रैक्शनल विथ रिस्पेक्ट टू 1, इट कैन बी नेगेटिव बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, किसी एक के रेस्पेक्ट में नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ओवरऑल जो रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी के लिए क्लियर हो गया आपको कि मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। ठीक है। ओके, हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मान लो इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे, ट्रू फॉल्स टाइप, ये थ्योरी मतलब एक लाइन भी बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान देना, ये मान लो एक ऑप्शन ए आ गया और एक आ गया ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मे बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ध्यान देंगे दोनों में जो करेक्ट है वो कौन सा है, दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज फॉल्स। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ए जीरो ऑर्डर इफ एलिमेंट्री, नहीं भी लिखेंगे तब भी सही था। अगर मान लो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से समझना, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे क्या लिख के दिया, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी 0। इस लाइन को पढ़ो। तो अगर ये एलिमेंट्री हो जाता, ठीक है, इस एक सेकंड मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो जाए, तो एलिमेंट्री होगा, तो एलिमेंट्री होने का मतलब क्या हो गया कि उसका मॉलिक्युलरिटी भी 0 होना चाहिए, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है।
लाइन को फिर से पढ़ते हैं। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में बोला है कि वो जीरो ऑर्डर है। तो अगर जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा? जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू जीरो। और मॉलिक्यूलरिटी किसका निकलता है? एलिमेंट्री रिएक्शन का। तो रिएक्शन का तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर आप कह रहे हो कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो वो एलिमेंट्री हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर वो एलिमेंट्री होगा तो उसका मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्लियर है? यानी ये लाइन बिल्कुल सही है। दूसरा लाइन बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मे बी कॉम्प्लेक्स। मे बी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। क्यों? इफ इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स देन ऑप्शन क्या आता है? एलिमेंट्री। इसके जगह पे मैं ऐसे लिखता हूँ, इफ एलिमेंट्री। इफ एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री मतलब मॉलिक्यूलरिटी जीरो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल बात, ठीक है? तो ये ध्यान रखना बिल्कुल। अच्छा, ऐसी हम एक लाइन और पूछते हैं। इफ ऑर्डर इज 1.5, अगर ऑर्डर 1.5 है तो वो एलिमेंट्री होगी, कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये तो 1.5 हो ही नहीं सकता, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ही हो गया, यानी आप समझ रहे हो ना, जिसका मॉलिक्यूलरिटी फाइन नहीं है वो रिएक्शन कभी एलिमेंट्री नहीं होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स। यानी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव जीरो या फ्रैक्शनल आ रहा है यानी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सा बात है, एलिमेंट्री नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि एग्जांपल, जैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन, जैसे हम आपसे पूछते हैं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब मैंने कह दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या बताओगे? तो आप इस फॉर्म में इसका मॉलिक्यूलरिटी बता ही नहीं सकते। आपको इसको पहले फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर वैसे देखोगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 नहीं आएगा। इस रिएक्शन को आप लिख दोगे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है? और ये एलिमेंट्री है तो इसका मॉलिक्यूलरिटी हम आंसर दे देंगे 3। बट ध्यान रहे, अगर मान लो यही रिएक्शन दिया है और एक ऑप्शन कुछ ऐसा बना दिया है अनडिफाइंड, ठीक है, तो आपका मोर करेक्ट आंसर फिर वहां पे अनडिफाइंड होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। नहीं है अनडिफाइंड, ऑप्शन 1 2 3 4 बनाया है, तब उसका आंसर आप दे देंगे 3, क्योंकि फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट अलाउड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर ए complex reaction, for a complex reaction overall order can be defined and it can be calculated from RDS. For example, again हम वही रिएक्शन लिख रहे हैं, 2NO plus Br2 gives NOBr2। ठीक है, अब इसमें दो स्टेप लिख रहे हैं। पहला है NO plus Br2 gives NOBr2, और रिएक्शन मान लो वेरी फास्ट इक्विलिब्रियम में, इसका कांस्टेंट K और ये फास्ट रिएक्शन। और इसका सेकंड स्टेप है रिएक्शन का, NOBr2 जो बना है उसका रिएक्शन NO के साथ, तो बन जाएगा 2NOBr, और ये हो गया आपके लिए स्लो रिएक्शन, यानी यही हमारे लिए हो गया RDS, और इसको मान लो कि K2। ओके, तो जो रेट लॉ बनेगा यहाँ से, अगर हम स्लो स्टेप से जाए तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2NOBr2NO। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई रिएक्शन, अब जैसे मान लो मेरा जो मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन में NO भी है, NOBr2 भी है, तब तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, मेन रिएक्शन मेरा क्या था? NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2, तो NOBr2 और NO के रेस्पेक्ट में हमने लिखा है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये जो NOBr2 है क्लास, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरमीडिएट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरमीडिएट। और अगर इंटरमीडिएट रिएक्शन में नहीं है, इफ देयर इज नो इंटरमीडिएट, ठीक है,
फाइनल रेट में अगर मान लो ये जो इंटरमीडिएट आ रहा है वो तुम्हारे रेट लॉ के एक्सप्रेशन में भी आ गया, तो फिर आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो आप देखो ये जो NOVR2 है ये रेट लॉ के एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए। अगर ये रेट लॉ के एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप पहले दोनों रिएक्शन का रेट लिखेंगे। मैं इसको पहले एक एग्जांपल से ले लेता हूँ वापस। जैसे मान लो A+2B, आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, गिव्स D, A+2B गिव्स D। अब इसका मान लीजिए हमारे पास मैकेनिज्म है A+B गिव्स C। ठीक है, ये K1 और ये रिएक्शन है हमारे लिए स्लो। ओके, और फिर है C+B गिव्स K2 और ये है D और ये रिएक्शन हो गया मेरे लिए फास्ट। ठीक है, तो अब दोनों रिएक्शन के हिसाब से जब हम रेट का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो रेट इक्वल टू हम लिख देंगे K1A इंटू B। ऑर्डर आपसे पूछ लें तो ऑर्डर आप इसका बोल दोगे 2। मैंने 2 भी लिखा, सॉरी, इसको सही कर लेना इस रिएक्शन को। 2+1 अगर ये रिएक्शन से जा रहा है ना, हाँ, तो ऑर्डर क्या हो गया 2, स्लो 1+1 करेक्ट है, ऑर्डर हो गया 2। अब ध्यान दो, अगर क्या मुझे रेट के एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अगर इंटरमीडिएट नहीं नजर आ रहा है तो यही मेरे लिए हो गया रेट लॉ का एक्सप्रेशन। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जिसमें मुझे NOBR2 दिख रहा था, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अलग अलग करके पहले रेट लिखेंगे। तो देखो रेट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, K2NOBR2NO। तो यहाँ से आप NOBR2 के लिए एक्सप्रेशन बना देंगे। तो K1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, पहले K1 हो जाएगा, K1 हो जाएगा देखो NOBR2 अपॉन NOBR2। ठीक है, तो यहाँ से आप NOBR2 के लिए एक्सप्रेशन बना लेंगे, ये बहुत इजी है, सबको बहुत बार बताया भी है मैंने। तो NOBR2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, K1 NOBR2। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो हमारे रिएक्टेंट साइड रेट लो एक्सप्रेशन में NOBR2 नहीं आना चाहिए, हम लोग उसी को रिमूव कर रहे हैं। तो अब आप आ जाइए रेट के एक्सप्रेशन में, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K2, और इसके जगह पे आप रख देंगे क्या, K1 NOBR2। ओवरऑल ऑर्डर आपसे पूछ लें, ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर आप बोलोगे 3। विथ रिस्पेक्ट टू आपसे NO पूछ लें तो आप बोलोगे 2। विथ रिस्पेक्ट टू आपसे BR2 पूछ लें तो आप बोलोगे 1। एनी डाउट, क्लियर है? हो गया, ओके, नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे। चलो अभी मान लो कोई रिएक्शन है N1 के A गिव्स N2B, तो N1A गिव्स N2B है, तो अगर हम बोल रहे हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A लिखने, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1/N1 dA/dt, या तो आप इसको लिख सकते हो RA/N1। और क्या ये KA⁻⁴ हो जाएगा, देख लेना, यहाँ से थोड़ा अलग चलेंगे हम लोग। ये K क्या है, दिस K इज रेट कांस्टेंट, दिस K इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान देना,
जो हमने पहले लिखा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ रेट के एक्सप्रेशन में जो हम लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहीं भी आर का के का टर्म नहीं आ रहा, ध्यान देना, के का टर्म नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमने यहाँ पे लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ जो मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देखिए, जब आप कह रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, तब हम लोग उसको के टर्म में लिख रहे हैं। तो जब आपको ये बोला ना कि सिर्फ ए का डिसअपीयरेंस लिख के दिखाओ, तो सिर्फ ए का डिसअपीयरेंस लिखा तो तुमने माइनस डी ए बाई डी टी लिखा, सही है। लेकिन जब आपको बोला कि नहीं किसी एक के टर्म में पूरे रिएक्शन का रेट दिखाओ, तब आपको जो है उसको के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान रखना, जहां भी हम के टर्म में लिखेंगे वहां पर हम अब कोफिशिएंट की वजह से हम हर जगह पे ए या एक्स कुछ मेंशन करेंगे, ताकि आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ ए इज इक्वल टू n1 के ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है। और इसी n1 के को मैं के ए लिख दूंगा इस तरह से, रेट ऑफ ए इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स, ये जनरल फॉर्म होगा। जहां पर कोफिशिएंट नहीं वहां के, जहां पे कोफिशिएंट है तो आपको क्लियर होगा कि ये ए के रेस्पेक्ट में लिखा है, मैंने इसलिए ए लिख रहा हूं यहाँ पे। वेर के ए को क्या लिख सकते हो, के इज रेट कांस्टेंट फॉर, ध्यान देना, रेट कांस्टेंट फॉर disappearance of A, where K is rate constant for disappearance of A, ठीक है। मतलब ये जो हमने RA लिखा है बेसिकली क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं, के रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, सीधा सीधा के रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू के रिएक्शन। देख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा यहां से। जैसे यहां पे मैंने आपसे लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, लिख दो, है ना। तो के रिएक्टेंट यहां से आपका क्या आ गया, देख लो, यही आ गया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू के रिएक्शन का जो भी रेट है। ये जो एक्स लिखा मैंने, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को, ये कोफिशिएंट क्या था, n1, ठीक है। तो कहीं भी आपको इसका के निकालना होता, तो इसका के निकालना होता तो क्या करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक इनटू रिएक्शन जो भी है उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नोट करके रखना। हो गया, अभी समझते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा के ए प्लस 2b गिव सी, ठीक है। आपको मैंने बोला K1 इज रेट कांस्टेंट, मैंने क्लास में इसको और लंबे तरीके से एक्सप्लेन किया था, इसको शॉर्टकट करने के लिए मैंने ये लिखा है, K1 इज रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मान लो दे दिए, वेयर K2 इज रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, दे दिए बी, है ना। एंड K3 दे दिया आपको इज रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ सी। ऐसे सवाल आपने पहले भी बनाए हैं, नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको। अब आपको बोला है एक कंडीशन दे दिया है यहाँ पे, इफ या मान लो मैंने आपसे सीधा सीधा रिलेशन पूछ लिया K1 K2 एंड K3 का, रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, तो क्या रिलेशन आ जाएगा वो लिखना है हम लोग को। तो देखो यहां से हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे K1 इज इक्वल टू के रिएक्शन,
ठीक है। तो मान लो अगर ये ले लिए K1 इक्वल टू A इक्वल टू K रिएक्शन, तो K2 इक्वल टू क्या लेंगे, K2 इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे KB, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K रिएक्शन। तो यहां से K रिएक्शन किसके बराबर आएगा, K रिएक्शन इक्वल टू आ जाएगा K2/2। और इसी तरह से अगर हम लोग K3 के लिए लिखने जाए तो K3 क्या हो जाएगा Kc इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K रिएक्शन। और यहां से अगर हम देखें तो K रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, K रिएक्शन आ जाएगा K3/3। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, K1 इक्वल टू, रिलेशन पूछ रहे थे, K1 इक्वल टू K2/2 इज इक्वल टू K3/3। एक तरह देखो तो यही। अब क्योंकि इसको होल नंबर बदलना, पूरे को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो ये क्या आ जाएगा 6K1 इक्वल टू 3K2 इज इक्वल टू 2K3। खत्म हो गया, रिलेशन पूछा था K1 K2 K3 का। तो क्या है ना, वो लंबा चौड़ा मेथड से बेटर है ये एक लाइन को पकड़ के रखो, दिस लाइन, और काम खत्म कर दो। जैसे मैंने लिखा K रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो मेरे लिए A क्या था, A मेरे लिए क्या था, A था रिएक्टेंट, तो मैंने सीधा लिख दिया K रिएक्टेंट इक्वल टू, तो अब क्वेश्चन में A का कोफिशिएंट 1 था तो मैंने इसको 1 इंटू रिएक्शन रख दिया। 2 पे आ गया, B के रेस्पेक्ट में बात किए तो क्या हो जाएगा, B भी रिएक्टेंट है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था B का 2 टाइम्स ऑफ K रिएक्शन, तो इसको K रिएक्शन क्या आ गया K2/2। यूज कैसे करना वो सीखो भाई, हाँ मेथड में भी मत जाना क्योंकि मैं काट छाट के बता रहा हूँ बहुत सारा चीज। C में गए तो K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का अपीयरेंस है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू K रिएक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 छूट गया था, सॉरी, इसमें 3 लिख लेना। तो अभी देखो 3 आ गया, तो 3 आ गया तो क्या हो जाएगा K3 इक्वल टू C कोफिशिएंट 3 इंटू K रिएक्शन, तो K रिएक्शन क्या आ गया K3/3। तो आप रिलेशन निकाल सकते हैं। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला अभी कहाँ यूज करना है, सबको क्लियर हुआ। कभी भी K1 K2 का रिलेशन पूछा है ना, डायरेक्ट आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लास में जब पढ़ाए थे तो सिखाए थे कैसे डिराइव हुआ क्या हुआ, अभी उतना टाइम नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, तो सीधा इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इक्वल टू K A⁻⁴ ठीक है, और B, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम 2B कर दें और इसको 2 कर दें इस तरह से। अब जरा देखो, अगर हम A के कंसंट्रेशन को डबल करें, क्योंकि 1 पावर दिया ना, तो A के कंसंट्रेशन को ध्यान देना, ध्यान से समझना, अगर हम, क्या मतलब है इसका, अगर आप A के कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। A डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, यही मालूम चलता है यहाँ से। अच्छा मान लो हमने ये कहा कि इसको फिक्स कर दिए, B के साथ क्या रिलेशन है रेट का, डबल, ये स्क्वायर रूट में है ना। तो अगर हम ये कहते हैं, मान लो कि एक छोटा सा समझते हैं कि आपको डाउट है कि नहीं, एक बार ध्यान देना। मान लो मैंने पूछा कि A को 2 टाइम्स कर दिए, A को 2 टाइम्स कर दिए और B को 3 टाइम्स कर दिए, मतलब A जितना था उससे उसका डबल कर दिए, B जितना था उसको उससे ट्रिपल कर दिए, तो बता दो रेट कितने फैक्टर से चेंज होगा, रेट कितने फैक्टर से चेंज होगा, जल्दी। वेरी गुड, 18, गुड। चलो कम से कम इतना क्लियर है सबको। 18 के फैक्टर चेंज हुआ, कैसे, ये 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर 9, ये 2 टाइम्स है तो 9 2 18 टाइम्स चेंज होगा। तो इतना तो सबको क्लियर हो गया, पहला बात कि ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप लिख सकते हैं इसको नोट करके, ऑर्डर टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स, sorry, order tells that how the rate of reaction will change, on changing concentration of particular reactant,
किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है, ऑर्डर यही बताता है। जैसे आपको तो पता ही होगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करा देते हैं इस पे, ताकि सारा कुछ इंक्लूड हो जाए, है ना। वो ऑर्डर निकालने वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत किया है, वो इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। आई प्लस सी एल ओ माइनस, मान लो दे दिया है मेरे को आई ओ माइनस प्लस सी एल। अपने पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा भी दे दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ सी एल ओ माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, और साथ में अपने को रेट भी दिया है। ये दे दिया आपको 0.01, 0.02, 0.01, 0.01। ये दे दिया 0.02, 0.01, 0.01, 0.01। ये दे दिया आपको 0.01, 0.01, 0.01, 0.02। यहाँ पे आपको रेट दे दिया मैंने 12.2 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 12.2 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ पे दे दिया मैंने 6.1 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ पे दे दिया मैंने आपको 3.05 इंटू 10 टू द पावर -2। सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल आपसे पूछ लिया है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन when I minus equal to Cl minus equal to ClO minus equal to OH minus, sorry equal to IO minus equal to 0.1 मोलर। बहुत बढ़िया सवाल है, बना लो। आंसर बताएंगे जल्दी सॉल्व करके। पहले तो आपको ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा रिएक्शन का, बनाइए जल्दी से। गलत भी है, अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबके रेस्पेक्ट में रेट लिखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इसका रेट अगर हम लिखें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ClO माइनस, ठीक है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I माइनस। अब आप पहले इनका ऑर्डर निकालने की कोशिश करो, और आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने शॉर्टकट बताया था, देख लो कौन सा फिक्स है। जब एक का निकालो तो दोनों को फिक्स देखो। जैसे मान लो हम ClO माइनस के लिए देख रहे हैं, तो एक वो पैनल ढूंढो जिसमें I और O दोनों का सेम हो, I माइनस एंड OH दोनों सेम हो। तो किसमें मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में दोनों में 0.01, थर्ड में 0.01। चेंज किसमें हो रहा है, ClO में देखो, पहले था 2, अब हो गया हाफ। जब ये 2 था तो इसका हाफ जब हुआ तो रेट भी हाफ हो गया, मतलब ये 1 के पावर से आएगा, करेक्ट है। अब हम दूसरे का देख लें, रेट OH के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो फिर 3 और 4 में देख लो, 3, 1, 1, 1, 1 सेम है। तो ये डबल हुआ, ये जब डबल हुआ तो रेट हाफ हो गया, यानी ये -1 के पावर से चेंज हो रहा है, ये 1 के पावर से चेंज हो रहा है। I के लिए देखना है तो 2 और 3 में देख लो, ये दोनों सेम है, ठीक है, 2 एंड 3। तो ये जब हाफ हो रहा है तो रेट हाफ हो रहा है, इसका मतलब ये भी 1 के। तो ऑर्डर तो अपना आ गया यहाँ से सीधा सीधा, 1 + -1 + 1 = 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया तो रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे K ClO माइनस OH माइनस I माइनस, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, ClO माइनस पावर 1, ClO OH माइनस पावर -1 और I के पावर में 1, ठीक है। अब यहाँ पे K का भी तो वैल्यू चाहिए होगा, तो आपको क्वेश्चन में K निकालना है। तो K निकालने के लिए पहले कोई एक एक्सप्रेशन ले लो। मान लो हम रेट का ले लें, ये जिसमें तीनों बराबर है तो कैंसिल होगा जल्दी से, तो ये ले लेते हैं। तो यहाँ से रेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6.1 इंटू 10⁻² इक्वल टू K इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर -1,
तो इसमें से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, 6.1 आ गया। अब आप रेट निकालना है, रेट इक्वल टू क्या जाएगा k, और आपको सबका कंसंट्रेशन क्या रखने बोला है, 0.1 मोलर। तो क्या हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा यहाँ से मैं वैल्यू ही रख देता हूँ, स्पेस नहीं है जब, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, लिख देंगे रेट इज इक्वल टू 6.1 इंटू 0.1, 0.1 था कि 0.0, हाँ 0.1 पे निकालने बोला है, इंटू 0.1 का पावर -1 इंटू 0.1, ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और ये आपको आ गया 0.61। तो ये मैंने डायरेक्ट एक ऐसा क्वेश्चन कराया जिसमें सब मिक्स हो जाए। ऑर्डर निकालने वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी किए होंगे।